दोस्तों, हिमालय की ऊंची चोटियों के पीछे इस वक्त नेपाल में एक ऐसा संकट पनप रहा है जिसने पूरे देश की नींद उड़ाती है। वही नेपाल जो पिछले कुछ वर्षों से चीन के साथ बढ़ती दोस्ती और भारत से दूरी बनाने की राजनीति को लेकर लगातार सुर्खियों में था, आज चुपचाप नई दिल्ली की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि काठमांडू से लेकर गांवों तक डर और बेचैनी का माहौल फैलने लगा है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर जल्द कोई बड़ा समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में नेपाल के करोड़ों लोगों की थाली पर सीधा असर पड़ सकता है। सोचिए, जिन नेताओं की राजनीति कभी भारत विरोधी नारों पर चलती थी, आज वही भारत से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्योंकि जब देश के सामने खेती और खाने का संकट खड़ा हो जाए, तब राजनीति नहीं बल्कि हकीकत सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है। दरअसल नेपाल इस समय एक ऐसे सप्लाई और आर्थिक संकट में फंस चुका है जिसकी आवाज बाहर से कम सुनाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा सिस्टम हिल चुका है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री रास्तों पर खतरे की वजह से दुनिया की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जहाजों की आवाजाही धीमी पड़ चुकी है और इसका सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ा है जो जरूरी सामान के लिए विदेशों पर निर्भर है। नेपाल की खेती काफी हद तक बाहर से आने वाली खाद पर टिकी हुई है, लेकिन अब हालत यह है कि खाद से भरे कई जहाज रास्तों में फंस चुके हैं। कई आयात समझौते टूटने की कगार पर हैं और नेपाल के गोदाम तेजी से खाली होते जा रहे हैं। खेत तैयार हैं, किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज यानी खाद गायब होती जा रही है। यही वजह है कि नेपाल के अंदर ये डर अब धीरे धीरे बड़ी दहशत में बदलता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल सरकार के अंदर लगातार इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही हैं और अधिकारियों को साफ समझ आ गया है कि अगर जल्द कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो देश खाद्य संकट की तरफ बढ़ सकता है। इसी डर के बीच नेपाल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी राजनीति की दिशा बदल दी। अब वही नेपाल सीधे भारत से मदद मांगने पर मजबूर हो गया है। बताया जा रहा है कि नेपाल ने भारत की सरकारी कंपनी आरसीएफ से तुरंत संपर्क कर बड़ी मात्रा में यूरिया और डीएपी की मांग की है, लेकिन असली संकट यहीं से शुरू होता है। भारत की तरफ से सप्लाई के लिए करीब 120 दिनों का समय बताया गया है और नेपाल के लिए यही इंतजार सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि जून में धान की रोपाई शुरू होनी है और अगर समय पर खाद नहीं पहुंची तो नेपाल की सबसे बड़ी फसल बर्बाद हो सकती है। अगर धान की खेती पर असर पड़ा तो सिर्फ खेत ही नहीं उजरेंगे बल्कि पूरे देश की रसोई संकट में आ सकती है। नेपाल में चावल सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। अब डर यह है कि अगर पैदावार घट गई तो महंगाई बेकाबू हो सकती है, गरीब परिवारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और देश के अंदर गुस्सा फैल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल के पास अब ज्यादा विकल्प भी नहीं बचे हैं। कुछ समय पहले तक चीन के साथ नई दोस्ती और बड़े बड़े वादों की बातें हो रही थी, लेकिन जैसे ही असली संकट सामने आया वैसे ही सारी राजनीतिक बातें कमजोर पड़ती दिखाई देने लगी, क्योंकि मुश्किल वक्त में वादों से ज्यादा भरोसा उस पड़ोसी पर होता है जो हर हाल में साथ खड़ा रहे। और यही वजह है कि संकट आते ही नेपाल की नजर फिर भारत पर आकर टिक गई। दोस्तों, अब नेपाल के अंदर सबसे बड़ा डर सिर्फ खाद की कमी नहीं बल्कि आने वाले महीनों में पैदा होने वाला बड़ा आर्थिक तूफान है, क्योंकि अगर समय पर खेतों तक खाद नहीं पहुंची तो इसका असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। नेपाल के कई इलाकों में किसान अभी से परेशान दिखाई देने लगे हैं। गाँव में लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बारिश आने से पहले खाद का इंतजाम क्यों नहीं किया गया। खेत तैयार पड़े हैं, धान की रोपाई का समय करीब आ चुका है, लेकिन गोदाम खाली होते जा रहे हैं। यही वजह है कि अब नेपाल की सरकार पर दबाव तेजी से बढ़ने लगा है। सूत्रों के मुताबिक काठमांडू में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं और अधिकारियों को डर है कि अगर संकट ज्यादा लंबा चला तो देश के अंदर महंगाई बेकाबू हो सकती है, क्योंकि नेपाल की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। और अगर धान की फसल खराब हुई तो सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं होगा बल्कि बाजारों में चावल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। गरीब परिवारों के लिए 2 वक्त का खाना जुटाना मुश्किल हो सकता है और यही स्थिति सरकार के खिलाफ बड़े जन आंदोलन में बदल सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे संकट ने नेपाल की राजनीति की सच्चाई भी उजागर कर दी है। कुछ समय पहले तक नेपाल के कई नेता चीन के साथ नई साझेदारी और भारत से दूरी बनाने की बातें कर रहे थे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, नई सड़कें और भारी निवेश के सपने दिखाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही असली संकट सामने आया वैसे ही नेपाल को एहसास होने लगा कि सिर्फ बड़े वादों से देश नहीं चलता। जब खेतों में फसल बचाने की बात आती है, जब जनता की थाली भरने की बात आती है, तब सबसे पहले वही पड़ोसी याद आता है जो हर मुश्किल में तुरंत मदद कर सके। यही वजह है कि अब नेपाल की नजर फिर भारत पर टिक गई है। इतिहास भी यही बताता है, चाहे भूकंप का समय रहा हो, महामारी का दौर या आर्थिक संकट, भारत हमेशा सबसे पहले नेपाल के साथ खड़ा दिखाई दिया है। यही कारण है कि दोनों देशों का रिश्ता सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारत इस बार तुरंत मदद करेगा, क्योंकि ये सिर्फ खाद की सप्लाई का मामला नहीं रह गया है बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति का बड़ा मोड़ बन चुका है। अगर भारत समय पर नेपाल की मदद कर देता है और वहां की फसल बच जाती है तो नेपाल की जनता के बीच भारत की छवि पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। तब वहां के नेताओं पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे भारत विरोधी राजनीति से दूरी बनाएं। लेकिन अगर संकट लंबा खिंच गया तो नेपाल के अंदर गुस्सा और अस्थिरता दोनों बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर चीन भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि अगर मुश्किल वक्त में भारत तेजी से मदद पहुंचाने में सफल रहा तो नेपाल की जनता के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। असली दोस्त कौन है? वो जो बड़े बड़े वादे करता है या वो जो संकट के समय बिना शोर किए सबसे पहले साथ खड़ा हो जाता है?
दोस्तों, अब नेपाल का ये संकट सिर्फ खाद की कमी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आने वाले समय में पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति की दिशा बदल सकता है। क्योंकि नेपाल को अब धीरे धीरे एहसास होने लगा है कि भारत से दूरी बनाकर आगे बढ़ने की जो राजनीति दिखाई जा रही थी, जमीन पर उसकी हकीकत बिल्कुल अलग है। सड़कें बनाई जा सकती हैं, बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा सकते हैं, अरबों डॉलर के समझौते भी किए जा सकते हैं, लेकिन जब खेत सूखने लगे, बाजारों में महंगाई बढ़ने लगे और जनता की थाली खाली होने का डर पैदा हो जाए, तब सबसे पहले भरोसा उसी पड़ोसी पर होता है जो हर हाल में साथ खड़ा रहे। यही वजह है कि अब नेपाल के अंदर भारत को लेकर सोच बदलती दिखाई देने लगी है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के कई बड़े अधिकारी अब खुलकर मानने लगे हैं कि देश की खेती, व्यापार और रोजमर्रा की जरूरतें आज भी भारत से गहराई से जुड़ी हुई हैं। चाहे दवाइयों की सप्लाई हो, ईंधन की जरूरत हो या खेती के लिए जरूरी खाद, नेपाल अब भी काफी हद तक भारत पर निर्भर दिखाई देता है। और यही सच्चाई अब वहाँ की राजनीति को भी बदल सकती है। आने वाले दिनों में नेपाल के अंदर एक नई बहस शुरू हो सकती है। लोग सवाल उठा सकते हैं कि क्या सिर्फ राजनीति के लिए भारत से टकराव बढ़ाना सही फैसला था, क्योंकि इस संकट ने साफ कर दिया है कि मुश्किल वक्त में सबसे तेजी से मदद पहुंचाने की क्षमता अगर किसी के पास है तो वो भारत ही है। अगर भारत इस संकट में तेजी से मदद पहुंचाकर नेपाल की फसल बचा लेता है तो वहां की जनता के बीच भारत की छवि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती। तब नेपाल के नेताओं पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे भारत विरोधी बयानबाजी से दूरी बनाएं। हालांकि दूसरी तरफ कुछ कट्टर राजनीतिक गुट इसे भारतीय प्रभाव बताकर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते हैं। यानी संकट खत्म होने के बाद भी नेपाल की राजनीति शांत नहीं होगी, बल्कि भारत समर्थक और भारत विरोधी गुटों के बीच टकराव और तेज हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर चीन और पाकिस्तान भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर संकट के वक्त नेपाल फिर भारत की तरफ झुकता दिखाई देता है तो यह दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती ताकत का बड़ा संकेत माना जाएगा। दुनिया को साफ संदेश जाएगा कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा भरोसा आज भी भारत पर ही टिका हुआ है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि नेपाल को समय पर खाद मिलेगी या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या इस संकट के बाद नेपाल अपनी राजनीति और सोच दोनों बदल देगा, क्योंकि कई बार एक छोटी सी मदद सिर्फ खेत नहीं बचाती, बल्कि देशों के रिश्तों की पूरी दिशा बदल देती है। शायद पहली बार नेपाल को एहसास हो रहा है कि हिमालय जितना भी ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन संकट के समय सबसे मजबूत सहारा वही पड़ोसी बनता है जो बिना शर्त हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में भारत क्या फैसला लेता है और नेपाल इस संकट से क्या सीख लेता है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ खाद का नहीं, बल्कि भरोसे, रिश्तों और पूरे दक्षिण एशिया की बदलती राजनीति का है। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।